हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो लास्ट सेक्शन में बेटा हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर का कुछ बेसिक्स, कैसे वेक्टर को ऐड करना है और किस तरीके से जो वेक्टर्स का ओरिएंटेशन है, दो वेक्टर्स हैं तो उन पे हमको कैसे वर्कआउट करना है, दो से ज़्यादा वेक्टर हैं तो उनको कैसे कंपोनेंट में करके ऐड करना है। अब आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं बेटा, हम एक तो देखेंगे थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है, उसके एक दो केसेस देख लेंगे और हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। जैसे आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में आपको क्या करना पड़ता है, दो वेलोसिटीज़ को माइनस करना पड़ता है किसी कॉमन फ्रेम से। किसी भी चीज़ का चेंज निकालना, जैसे चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा तो आपको फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर करना होगा। तो सब्ट्रैक्शन इज़ वेरी टिपिकल थिंग। हालांकि अच्छी बात यह होगी कि सब्ट्रैक्शन को हम सब्ट्रैक्शन की तरह देखेंगे ही नहीं। जब हमारे पास a माइनस बी आएगा तो हम a में क्या जोड़ देंगे, माइनस बी। इस तरह से वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते वक्त भी हम एक्चुअल में क्या कर रहे होंगे, वेक्टर एडिशन ही परफॉर्म कर रहे होंगे। फिर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। इसमें भी दो हो जाएंगे, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कहाँ पर यूज आना है हमको, जैसे वर्क वाले चैप्टर, एनर्जी वाले चैप्टर, है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ पर यूज आएगा हमको, जैसे रोटेशन जहाँ पे भी टॉर्क निकालना होगा, या फिर मैग्नेटिज्म में जहाँ पे फोर्सेस में V क्रॉस B टाइप के टर्म आएंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आज का हमारा ब्रॉड हेडलाइन रहेगी। थोड़ा सा बस एडिशन के दो तीन क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन एंड देन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी किस स्टाइल में, बिल्कुल कंपटीशन वाले स्टाइल में, कि जहां पे टू द पॉइंट बात हो जिससे हमारे सवाल अच्छे से लग सकें। बाकी डिटेल वीडियो के लिए हमको क्लास 11th के बेसिक्स लेक्चर पे जाना होगा, लेकिन इसको पढ़ के आप पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो अप्रोच आप यूज कर सकते हैं। सो सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करते हैं बेटा, इस तरह के क्वेश्चन में वो आपको मैथमेटिकल फॉर्मेट में ले जाएंगे कि भाई a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होता है इतना अंडर रूट, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे क्योंकि x है, तो x स्क्वायर प्लस 2x cos 120। और फिर आपको cos 120 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, डेट इज -1/2। तो ये हो जाता है x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 कैंसिल होता है और आपका आंसर आता है x। लेकिन हमको क्या बेटा, इस तरह की अप्रोच को हमको अवॉइड करना है। मैक्सिमम टाइम जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो सीधे सीधे डील हो जाते हैं। a और b का मैग्नीट्यूड x है, आप a ड्रॉ कर लो, एंगल 120 है ना, तो एक रफली यहाँ से एक और x लंबाई का वेक्टर ले लो, ये हो जाएगा वेक्टर b, और ये एंगल कितना हो जाएगा 120। अब a और b का मैग्नीट्यूड सेम है, आप थर्ड साइड को अपोजिट ऑर्डर में जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब ये क्योंकि ये साइड और ये साइड सेम है तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, थीटा थीटा। ये एंगल ऑलरेडी कितना है 60 डिग्री। अब ट्राइंगल का सम होता है 180, तो इन दोनों का बचा कितना 120, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो देख कर ही क्लियर है कि a और b अगर 120 पर होंगे और उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट भी x होगा। इसको आप एक जनरल रिजल्ट की तरह याद भी रख सकते हैं कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है तो आप रिजल्टेंट को सीधे किसी भी इंडिविजुअल के बराबर कर सकते हैं। ये कहाँ पर काम आएगा बेटा, ये आपको एक्चुअली वेव चैप्टर में भी काम आएगा, जहाँ पे आप इंटेंसिटी या जब एम्पलीट्यूड निकालते हो, तो क्योंकि एम्पलीट्यूड बिल्कुल वेक्टर तरीके से जोड़े जाएंगे, तो अगर दो वेव आपको देता है या दो इक्वेशंस आपको देता है जिसमें कुछ भी मान लीजिए a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स, और दूसरा आपको देता है a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स प्लस 2π/3, ठीक है ना। और आपसे पूछता है कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो देखो a और a मैग्नीट्यूड सेम हुआ, एंगल 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेव का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कितना रहेगा, a ही रहेगा। तो इस तरह से आप वेक्टर को आगे के केसेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि आपको टाइम सेविंग मेथड से चलना है, वरना आंसर तो निकलेगा ही, लेकिन कंपटीशन वाली अप्रोच ये कहती है कि हमको कम से कम कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकालना होता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे बेटा, जैसे आपसे कोई भी एक
फिगर दे दिया, पैरेललोग्राम स्क्वायर कह लीजिए, और आपको बोला AC प्लस BD निकालने को, यानी कि दोनों डायगोनल्स का सम निकालने को, कितना टाइम्स BC होगा, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन दे देगा। अब देखो आपने क्या देखा भाई, AB प्लस BC टेकन इन ऑर्डर विल बी इक्वल टू AC, और BC प्लस CD विल बी इक्वल टू BD, दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए AB और CD अपोजिट वेक्टर है, AB और CD कैंसिल आउट कर जाएंगे और आपका AC प्लस BD आ जाएगा 2BC। ठीक हो गया। अब एक दूसरी टेक्निक हमारे पास क्या है बेटा, कि हम क्या कर सकते हैं, देखो ये है हमारा AC और ये है हमारा BD, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक और यही पैरेललोग्राम कह लो या जो भी आपको फिगर का नाम देना है, हमने इसके ऊपर एक और इसी तरह से ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब किसी भी वेक्टर को आप पैरेलल खिसका सकते हो, तो ये जो BD वेक्टर है इसको आप पैरेलल खिसका के यहां ले जा देते हैं, ये तो ये हो गया AC वेक्टर, और अब यही क्या है, दूसरा वाला क्या हो गया, BD वेक्टर। तो आप देखो AC और BD 2 बार ये जुड़ जाएंगे और ये कितना है, BC। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं वेक्टर AC प्लस वेक्टर BD बराबर, चाहे आप लिख लो 2 टाइम्स वेक्टर BC और चाहे उसे आप लिख लो 2 टाइम्स वेक्टर AD, जो आपका मन करे, ठीक है ना। और ये अप्रोच ही एक्चुअली हमारे काम आनी है आगे चल के, क्योंकि पूरे फिजिक्स में या मैकेनिक्स में बस यही चीज़ है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, कैसे फ्रेम चेंज करना है, कैसे आप चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके नाउ अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन। एक्चुअली जब कोचिंग में पढ़ाते थे तो कई बच्चे आते थे, कहते सर हमको एडिशन समझ में आता है, सब्ट्रैक्शन हमसे नहीं होता है। तो मैं उनसे एक ही चीज़ बोलता था, बेटा देखो या तो आप बोलो कि आपसे एडिशन भी नहीं होता है, या फिर बोलो दोनों होता है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप वेक्टर का एडिशन कर सकते हो लेकिन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप घर से दुकान तक जा सकते हो तो दुकान से घर तक वापस भी आओगे। तो देखो सब्ट्रैक्शन का एक लाइन का रूल तो सीधा सा ये है कि जब आपको 2 वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने को बोले तो आप क्या कर दो, आप 2 वेक्टर को ऐड कर दो लेकिन दूसरे वाले वेक्टर को उल्टा कर दो। यानी कि अगर ये 2 वेक्टर दे रखे हैं A और B, अब ध्यान से देखो, बस यहीं पे सारा खेल है। आप क्या करते थे, वेक्टर A ड्रॉ करते थे, वेक्टर B ड्रॉ करते थे, और ये हो जाता था रिजल्टेंट, यानी कि A प्लस B। अब आप क्या करो, वेक्टर A ड्रॉ करो और वेक्टर B की जगह क्या ड्रॉ कर दो, माइनस B, और A में क्या ऐड कर दो, माइनस B। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वेक्टर, यानी कि वेक्टर A माइनस वेक्टर B, ठीक है। अब जब आप A और B ऐड करते थे तो आप किसके बीच का एंगल देखते थे, A और B के बीच का। अब अगर आप A और माइनस B ऐड कर रहे हो तो आपको एंगल भी किसके बीच का देखना पड़ेगा, A और माइनस B के बीच का। इसलिए जो एंगल थीटा A और B के बीच का था, A और माइनस B के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। सपोज इसको हम बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए अल्फा, ठीक है ना। तो अब आप समझो कि जब आप 2 वेक्टर को ऐड करते थे तो A प्लस B का मैग्नीट्यूड आप क्या लिखते थे, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कर लेते हैं। तो A प्लस B का मैग्नीट्यूड आपके पास आता था अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा थीटा किसके बीच का एंगल था, जिन 2 वेक्टर्स को आपने ऐड किया था। और ये बेसिकली क्या होता था, मॉड ऑफ A स्क्वायर मॉड ऑफ B स्क्वायर मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B। अब जब आप A माइनस B करोगे, ठीक है ना, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, A प्लस माइनस B, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर से मॉड ऑफ A स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ माइनस B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ A मॉड ऑफ माइनस B, और कॉस कौन सा, A और माइनस B के बीच का एंगल, यानी कि अल्फा। तो आप लिख सकते हो A माइनस B का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस अल्फा। यहाँ पे अल्फा किसके बीच का एंगल है, A एंड
माइनस बी के बीच का एंगल है, ठीक है ना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हमसे जो एंगल दिया रहेगा, हमको एंगल दिया रहेगा ए और बी के बीच का, इसलिए हम अल्फा को क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं बेटा अल्फा को ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, और तब ये हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, जब यहाँ पे प्लस था तो एंगल किसके बीच का था, ए और माइनस बी के बीच का, और जब यहाँ पे माइनस आया तो एंगल किसके बीच का हो गया, ए और बी के बीच का, है ना। तो अब अगर हम इसको समराइज करें तो हम ये कहेंगे कि ए और बी के बीच का एंगल है थीटा, और ए और माइनस बी के बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब जब आप a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो जिनको ऐड कर रहे होते हैं उन्हीं का बीच का एंगल लेते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। अगर आप a में माइनस बी जोड़ें तो कुछ मत करिए, मैग्नीट्यूड a का a रहेगा, मैग्नीट्यूड b का b रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। आप a और माइनस बी के बीच का एंगल ले लो, जिसको आप क्या लिख सकते हो अल्फा, तो आपका फॉर्मूला वैसा का वैसा ही रहा। a और b को ऐड करते वक्त एंगल किसका लिया, a और b के बीच का, a और माइनस b को ऐड करते वक्त एंगल किसके के बीच का ले लिया, a और माइनस b के बीच का। लेकिन क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमको a और माइनस b के बीच का एंगल नहीं देगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हमको एंगल देगा a और b के बीच का ही, और पूछेगा a माइनस b, इसलिए इसी को हम क्या लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस अल्फा की जगह कर देते हैं 180 माइनस थीटा, इसलिए आपका फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। लेकिन फिर से ध्यान रखिए, अगर आप एंगल a और a माइनस बी का मतलब a में माइनस बी को जोड़ रहे हैं, अगर आप एंगल a और माइनस बी का बीच का रखेंगे तो फॉर्मूला वही रहा। ये माइनस सिर्फ इसलिए आया क्योंकि आप जोड़ a और माइनस बी को रहे हैं और एंगल किसके बीच का यूज कर रहे हैं, a और b के बीच का, ठीक है। तो आई होप जो आपका डाउट है वो क्लियर होगा, बाकी एक दो क्वेश्चंस लगाते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब एक चीज को समझेंगे बेटा, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, और ये इनका रिजल्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए c, तो आपने बोल दिया a प्लस बी इक्वल्स टू c, और ये ट्राइंगल लॉ को फॉलो कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो साइड्स का सम होगा ट्राइंगल में, वो थर्ड साइड के से हमेशा बड़ा होगा। अब आप समझिए, आपने ये a लिखा और ये माइनस बी लिख दिया, भाई तो बनेगा तो यहाँ भी ट्राइंगल, यानी कि दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो भी ट्राइंगल बनना है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी ट्राइंगल बनना है। अभी मुझे बताओ ये माइनस बी क्यों है, वाई दिस इज माइनस बी। अगर स्पेस में b कोई होता ही नहीं, अगर हमने b को मेंशन ही नहीं किया होता तो क्या माइनस बी होता। मेरे कहने का मतलब ये माइनस बी इसलिए है बच्चे क्योंकि ये b है, तो अगर मैं इसको ही b बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी। मतलब इसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस माइनस बी का नहीं था, क्योंकि हमने इसको b माना इसलिए आज ये माइनस बी है। अगर मैं इस क्वेश्चन को भूल जाता हूं और ये क्वेश्चन देता हूं तो फिर से आप a और क्या निकाल रहे हैं, b का रिजल्टेंट। मतलब ट्राइंगल की साइड हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर इसकी लंबाई x है तो चाहे आप b का मैग्नीट्यूड देखो वो x रहेगा, चाहे आप माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो वो x ही रहेगा, क्योंकि माइनस b सिर्फ ये बता रहा है कि लंबाई तो उतनी ही है b के बराबर, सिर्फ डायरेक्शन उसका पलटा हुआ है। तो डेट मीन्स जब आप a माइनस बी का रिजल्टेंट देखोगे, जब आप a माइनस बी का रिजल्ट देखोगे तो वो भी सेम रूल को फॉलो करेगा जो हमने एडिशन में देखा था, यानी कि ये a माइनस बी से बड़ा या बराबर और a प्लस बी से छोटा रहेगा, ठीक है ना। a माइनस बी का मतलब ये नहीं होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा छोटा ही होने जा रहा है। इस चीज को फिर से आप समझिए। देखो ये दो वेक्टर हैं, ये है वेक्टर a 7 यूनिट का और ये जुड़ा वेक्टर b
5 यूनिट का, रिजल्टेंट a प्लस बी हो जाएगा 7 प्लस 5 यानी कि 12। तो आपने देखा जो रिजल्टेंट है वो a से भी बड़ा आया और रिजल्टेंट b से भी बड़ा आया। अब देखिए ये है वेक्टर a 7 यूनिट का और इसमें जुड़ा फिर से वेक्टर b कितने यूनिट का, 5 यूनिट का, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेक्टर है। अदरवाइज इसी को अगर b हम राइट को डिफाइन कर देते तो ये आज माइनस बी होता, लेकिन क्योंकि इंडिपेंडेंट b वेक्टर है तो यहाँ पर जब आप a प्लस बी निकाल रहे हो तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2, और आपका जो रिजल्टेंट है वो a से भी छोटा हो गया और b से भी छोटा हो गया। इन द सेम वे बेटा, अगर ये a वेक्टर है 7 यूनिट का और ये b वेक्टर है 5 यूनिट का, ठीक है ना, ये a वेक्टर और ये b वेक्टर, और आपसे कोई बोले कि a माइनस बी करना है, मतलब a में ऐड करना है माइनस बी, तो आपका a7 वेक्टर में माइनस बी पलट के इधर हो जाएगा 5 और तब आपका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 12। समझ गए? तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, चाहे आप a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, चाहे आप a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, जो मॉड होगा a प्लस बी या a माइनस बी वो सेम रेंज में प्ले करेगा। आपका a माइनस बी से बड़ा होगा और a प्लस बी से छोटा होगा, मतलब दो वेक्टर्स का सम, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के इंडिविजुअल से कम भी हो सकता है। जैसे आप यहां पर देखें 7 प्लस 5, अगर दो वेक्टर हैं 7 यूनिट और 5 यूनिट के, तो जो a प्लस बी है वो मैंने आपको बताया 2 से लेके कहां तक रेंज करेगा, 12 तक, यानी कि a से और b से कम भी हो सकता है और a और b से ज्यादा भी हो सकता है। उसी तरह से a माइनस बी भी रेंज करेगा कहां से कहां, a माइनस बी से लेके a प्लस बी की रेंज में। दोनों ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहे हैं। तो बार बार मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं कि सब्ट्रैक्शन का मतलब आपको एडिशन करना है वेक्टर को उल्टा करके, और कोई नई चीज नहीं करनी है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। p प्लस क्यू, वेक्टर p प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट इज कमिंग टू बी वेक्टर p, और आपसे कह रहा है 2p प्लस क्यू और q के बीच का एंगल कितना होगा। पहले तो देखो जो भी आया डायग्राम बना लो, एक आपने वेक्टर p बना लिया, एक वेक्टर q बना लिया, और वेक्टर p प्लस क्यू और p की लंबाई सेम है। पहली चीज हो गई। p को डबल कर ले रहे हैं तो ये 2p हो गया, यहां तक 2p में q जोड़ दिया, ये 2p प्लस क्यू। तो आपको 2p प्लस क्यू, अगर इसको आप थोड़ी देर के लिए c लिख लेते हो मान लो, तो आपसे c और q के बीच का एंगल पूछ रहा है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप देखिए p और q का जो आपको रिजल्टेंट दे रखा है p, तो p का स्क्वायर विल बी इक्वल टू p प्लस q का रिजल्टेंट, दैट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है ना, यहां से सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, cos थीटा की वैल्यू, और हमारा जो cos थीटा है वो आ गया q अपॉन 2p। तो याद रखिएगा जो एंगल p और q के बीच का होगा वही एंगल 2p और q के बीच का होगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पे p का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अब नो डाउट थोड़ी सी आगे की चीज है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अभी हमने अपने हिसाब से नहीं देखा, बट a डॉट b होता है ab cos थीटा, और cos थीटा निकालना हो तो a डॉट b अपॉन ab कर देते हैं। यहाँ पे हमारा a है 2p प्लस q और हमारा b है q, cos फाई हो जाएगा 2p प्लस क्यू डॉट क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 2p प्लस क्यू इंटू क्यू। अब देखो जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसके लिए आपको क्या ट्रिक करनी है, 2p डॉट क्यू कर लीजिए और q डॉट क्यू कितना हो जाएगा q स्क्वायर। यहाँ से देखिए आप 2p डॉट क्यू हो जाएगा 2pq cos थीटा, तो 2pq cos थीटा आपने निकाला है q अपॉन 2p और हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, तो ऊपर आपका आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी कि 0, तो cos फाई 0 होने वाला है, फाई 90 है, आपका एंगल है 90 डिग्री। ठीक है ना, लेकिन अब आप ये सोचिए कि अगर हम इतने लंबे मेथड से एग्जाम में करेंगे तो पहली बार तो इतना कैलकुलेशन कहाँ करेंगे, आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में आपको इतना लंबा चौड़ा पेपर मिलता ही नहीं है। तो ये सवाल क्या है, बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखो बेटा, आप सिर्फ एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे तो आप डील कर ले जाओगे। ये p, सपोज ये q, और ये फिर से हो गया आपका p प्लस क्यू। ठीक है, ये आपका हो गया p प्लस क्यू। आपने p को डबल किया, ये
और अब ये आपका हो गया 2p प्लस q। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, अगर हम इस पॉइंट को सेंटर ले लेते हैं, ठीक है ना, p प्लस q की लंबाई कितनी है p, तो ये लंबाई और ये लेंथ सब सेम है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम यहां से एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, और जब सर्किल ड्रॉ कर देंगे तो दो कॉर्ड जो कि डायमीटर से अटैच होंगी, हमको ऐसे ही पता है वो आपस में हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। तो कोई भी दो कॉर्ड जो कि डायमीटर के दो पॉइंट्स पे अटैच होंगे उनके बीच का एंगल 90 होता है। दिस इज क्लास 8 की ज्योमेट्री। तो आप ऐसे ही बता सकते थे कि हाँ भैया 2p प्लस q और q के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका जो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है वो बहुत ही छोटे पे निपट जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। एक और सिंपल से प्रॉब्लम देखेंगे बेटा। Suppose a particle is moving with velocity 5 meter per second towards east. In 5 seconds, its velocity becomes 5 meter per second, but 30 degree north of east. तो आपसे पूछा फाइंड डेल्टा वी, ये क्या है, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को आप क्या बोल सकते हो, स्पीड। ऐसे क्लियर हो गया, स्पीड 5 की 5 ही रही है, तो चेंज इन ये वाली क्वांटिटी 0 हो गई। ये क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन। ये क्या है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है ना, ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड 5 रही, तो चेंज इन स्पीड 0, तो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी कितना हो गया, 0। डेल्टा वी होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो आपने फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, ये आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे रैंडम ले लिया, अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा इसका स्क्वायर, यानी अंडर रूट जो भी एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस ये जो वाई कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। ठीक है ना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आ जाता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जस्ट फॉर कैलकुलेशन, समझे ना। तो आप जब एक्सप्रेशन निकालेंगे यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो ये एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वो आपका हो जाएगा 3/5। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने कैलकुलेशन किया नहीं, मुझे नहीं पता कितना कैलकुलेट करके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप नंबर्स खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो कुल मिला के इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट करके आपको डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज क्या है, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है ना, और अगर आपसे कोई पूछता है ये क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन रहे हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को डील कर ले जाते हैं। नाउ कमिंग टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी पॉइंट पे फोर्स लगा F और हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन साथ साथ मूव करता है डेल्टा एस से, तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। और कितना चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव किया एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डेल्टा एस। तो ये जो क्वांटिटी आई एफ एस कॉस थीटा, इसको हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मेट या सिंबल बना दिया एफ डॉट एस। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, जब आप एफ एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में मल्टीप्लाई करते हैं एंगल बिटवीन देम के कोसाइन से, तो आप कहते हैं कि हम उसको क्या लिखेंगे, ए डॉट बी। अभी इस चीज का नाम हो सकता है आगे लगातार फोर्स चेंज कर रहा हो, तो आप इसको छोटे छोटे स्टेप में कर दोगे, तो आप इसको ऐसे लिख लोगे एफ डॉट डी एस और इंटीग्रेट कर लोगे। अभी इस क्वांटिटी का नाम लोगों ने क्या बोल दिया, वर्क। ठीक है ना, वो बात में ऑलरेडी हमने लेक्चर डाला हुआ है वर्क का, उसमें भी आपको समझाया है। तो ये क्वांटिटी हमारी कहला गई वर्क, और ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कुल मिला के अब आप देखिए ए डॉट बी पहले नहीं आया। एक्चुअली किसी भी चीज का फिजिक्स में एक इंटरप्रिटेशन होता है, उसका एक फिजिकल मीनिंग होता है जिसको आपको समझना होगा। तो ए डॉट बी की बातें कहाँ से आई, क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी टाइप की कुछ चीजें दिख रही थी स्पीड में चेंज आते हुए, एनर्जी में चेंज आते हुए। तो हमने कहा कि अच्छा भाई, अगर दो वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए कि अब ये ए बी कॉस थीटा है क्या, देखिए अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है ना, और ये वेक्टर बी है, तो बेसिकली
व्हाट इज बी कॉस थीटा, इसको समझिए। बी कॉस थीटा ये वाला पार्ट है ना। तो ये जो आप ए डॉट बी लिख रहे हैं ये बेसिकली है ए बी कॉस थीटा, या आप कह सकते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि आप ए का प्रोजेक्शन इस पे ले लीजिए, तो आप लिख सकते हैं बी डॉट ए को बी ए कॉस थीटा। ठीक है ना, बात वही पड़ेगी। डेट मीन्स चाहे आप ए डॉट बी करिए चाहे आप बी डॉट ए करिए, रिजल्ट इज सेम। सो डॉट प्रोडक्ट इज, जैसे वेक्टर एडिशन वाज कम्यूटेटिव उसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कम्यूटेटिव। ठीक है, अब कैसे हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट? दो तरीके हैं, दो तरह के क्वेश्चंस हैं और दो तरीके हैं। एक तो आपको सीधा सीधा ए का मैग्नीट्यूड दे रखा हो, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा हो और थीटा दे रखा हो, सीधे निकाल दीजिए। दूसरा तरीका, जब आपको ए कंपोनेंट फॉर्म में और बी भी कंपोनेंट फॉर्म में दिया होगा, तब हम कैसे निकालेंगे इसको हम लोग अब देखते हैं कि जब ए और बी कंपोनेंट फॉर्म में दिए होंगे तब कैसे हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि अगर आपसे कोई पूछे वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना होगा, तो जाहिर सी बात है वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। ठीक है, सो अगर आपसे ए डॉट ए पूछे तो ए डॉट ए कितना होगा, ए कॉस 0 यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे आई डॉट आई कितना होगा, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड 1 और आई के बीच का एंगल 0, तो फिर से कितना 1। इसी तरह से जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1 और के डॉट के भी कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना। अच्छा, आई डॉट जे 1 और cos 90 कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली जे डॉट के 0 या के डॉट आई विल बी 0। ठीक है ना, तो इस चीज को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में जब हमको ए और बी दिया हो तो हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? सपोज ए है i प्लस 2j प्लस 3j और आपको बी वेक्टर दिया 2i माइनस 3j प्लस 5j। आपको करना क्या है, देखो जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको टर्म्स क्या मिलेंगे, आई डॉट ये आई डॉट ये आई डॉट ये, बट होगा क्या, आई डॉट जे और आई डॉट के वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0। तो एक्चुअली आपको आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करना रहेगा सिर्फ। तो 2 माइनस 6 प्लस 15 और ये आ गया 17 माइनस 6 यानी कि 11। तो दिस इज द वे कि आप किस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब एप्लीकेशन क्या हो जाएगा तो यूज 1, आपको ए और बी दे रखा है, आप दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हो। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो एंगल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है, दूसरा अगर आपको ये प्रूफ करना है कहीं पर भी या दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी विल बी 0। ये दोनों एक दूसरे को अप्लाई करते हैं, यानी इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी विल बी 0 एंड इफ ए डॉट बी इज कमिंग टू बी 0 दैट मींस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना, तो ये दो मेन यूज रहेंगे डॉट प्रोडक्ट के, और कई तरह के क्वेश्चंस आगे के चैप्टर में काइनेमेटिक्स में न्यूटन्स लॉ में आ सकते हैं हमारे पास। हम एक दो एग्जांपल्स देख के इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको बोला पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका मोमेंटम इस तरह से दे रहा है, मोमेंटम अलोंग x एक्सिस इज 2 cos t एंड मोमेंटम अलोंग y एक्सिस इज 2 sin t। आपसे बोला पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल पता करिए। सो मोमेंटम को आप लिख सकते हैं 2 cos t i प्लस 2 sin t j
फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये हो जाएगा -2 sin t i + 2 cos t j। आप p डॉट f करिए चाहे f डॉट p करिए तो आपको मिल जाएगा -4 sin t cos t प्लस 4 sin t cos t, ये थीटा लिख दिया हमने गलती से, जो कि एडो के 0 आ रहा है, मतलब p डॉट f इज 0, इसका मतलब p और f आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब जो फोर्स है वो हमेशा हर टाइम पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो मोशन हो रहा है ये बेसिकली ट्रेजेक्टरी क्या होगी, सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट विल बी द ट्रेजेक्टरी ऑफ पाथ, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, या वी कैन नॉट कमेंट इस तरह का, बट यहाँ पे क्लियर है कि ट्रेजेक्टरी विल बी अ सर्कुलर पाथ। देन आपसे बोलता है कि if two vectors a और b are such that a plus b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a minus b का मैग्नीट्यूड, तो आप a और b के बीच का एंगल निकालिए। फिर आप वही कर सकते हैं, a plus b का मैग्नीट्यूड इज a square b square plus 2ab cos थीटा और a square plus b square minus 2ab cos थीटा। a square और b square कट गए, आपका 4ab cos थीटा बराबर 0। इधर a इज 0, देखिए आंसर तो बहुत सारे हैं, a भी 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे हमको दे रखा है कि a and b आर नॉन जीरो, देन इन दैट केस a and b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर कोई जनरल क्वेश्चन देता है, कोई वेक्टर पकड़ लिया i plus j plus k, कोई दूसरा वेक्टर पकड़ लिया i minus j minus k, और आपसे पूछा कि एंगल बताइए a और b के बीच का, तो a का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √1² + 1² + 1² यानी कि √3, b का मैग्नीट्यूड भी √3, और cos थीटा होता है a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो 1 a डॉट b कैसे हो जाएगा, i को i से 1, j को j से -1, k को k से -1, सो दिस इज -1/3, और थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/3। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ सकता है आपसे कि आपको दो वेक्टर दे देगा a और b, ठीक है ना, और आपसे पूछेगा द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ a ऑन b, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पे समझिएगा, एक तो प्रोजेक्शन और दूसरा प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है ना। दो चीज, एक प्रोजेक्शन होगी और दूसरा होगा प्रोजेक्शन वेक्टर। तो जैसे ये आपको दे रखा है सपोज वेक्टर a, और ये आपको दे रखा है मान लीजिए वेक्टर b। अब ये जो है this much part, this is a cos theta, तो this is the projection of a on b, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछता है प्रोजेक्शन वेक्टर, आपसे पूछता है प्रोजेक्शन वेक्टर, मतलब a cos, प्रोजेक्शन ऑफ a on b का मतलब है, या प्रोजेक्शन ऑफ a along b, ठीक है ना। तो इसका मतलब है वेक्टर ऑफ, एक ऐसा c वेक्टर हमको चाहिए, सपोज c वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो a cos थीटा, लेकिन जिसका डायरेक्शन किसका हो, b का। तो दिस इज प्रोजेक्शन एंड दिस इज प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ a along b या on b। तो अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, a cos थीटा, यूनिट वेक्टर b को क्या बताया, वेक्टर b का, सॉरी वेक्टर b अपॉन b का मैग्नीट्यूड, है ना, ये हो गया। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, इसको b से मल्टीप्लाई कर लीजिए और b से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से इसको आप लिख सकते हो a b cos थीटा वेक्टर b अपॉन b स्क्वायर, और ए बी cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, a डॉट b अपॉन b स्क्वायर इंटू b, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ a along b, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ b along a निकालना चाहते हैं, तो फिर से क्या कर लीजिए, चाहे आप सिर्फ a को b से रिप्लेस कर लीजिए, b डॉट a वेक्टर a हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, फिर एक एग्जांपल करते हैं ताकि आप और प्रॉपर वे में समझ पाएं कि हम करना क्या चाह रहे हैं।
नाउ अब देखो बेटा, ये हमारा हो गया वेक्टर ए और ये हमारा हो गया वेक्टर बी, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी। तो मैंने क्या बोला, प्रोजेक्शन वेक्टर हो जाएगा भैया ए कॉस थीटा और यूनिट वेक्टर हो जाएगा बी, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख लो, ए कॉस थीटा, इसको लिख लो वेक्टर बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, और इसको बी से मल्टीप्लाई और बी से डिवाइड कर दो। अब ये जो ए कॉस थीटा और बी है ये हो गया ए डॉट बी अपॉन बी स्क्वायर और वेक्टर बी, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, फटाफट ए डॉट बी निकाल लेंगे, तो 3i प्लस 4j i प्लस j, तो 3 प्लस 4 7, ये हो गया, ठीक है। बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, i प्लस j है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि √2, ठीक है। तो आपका जो आंसर है प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए अलॉन्ग बी, ये हमको निकालना था। तो ए डॉट बी कितना हो गया 7, बी स्क्वायर कितना हो गया 2 और वेक्टर बी कितना है i प्लस जे। तो ये मेरा आंसर हो गया 7/2 i प्लस जे। तो इस तरह से मैं किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग निकाल सकता हूँ, ठीक है। सो आई होप आज के लेक्चर पे आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डॉट प्रोडक्ट वाला पार्ट काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट वाला पार्ट हम लोग करेंगे एट द टाइम ऑफ रोटेशन ओनली, कि वहीं पे समझें और वहीं पे आप यूज़ कर लेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं पर यूज़ होना है, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम लोग वेक्टर को ख़त्म कर सकते हैं। आप लोग के पास जो भी सिस्टम है, जो भी आपके पास मटेरियल है, उसके हिसाब से आप कुछ प्रॉब्लम्स लगाइए, ठीक है ना। और आप देखिएगा ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आपकी डील हो जानी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट एक लेक्चर हम बना देंगे पूरे छोटे छोटे जो मैथमेटिकल पार्ट्स हैं, जैसे कि बाइनोमियल थ्योरम, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरीके से। तो उसमें जो भी आपका थोड़ा मोड़ा मैथमेटिक्स का और डाउट्स हैं, ताकि वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, तो हम लोग अपनी सीक्वेंस कंटिन्यू रखे हुए हैं। हमने अभी देखा वेक्टर्स के बारे में। अब जो दूसरी सबसे कॉमन चीज़ यूज़ होती है दैट इज बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फटाफट देखेंगे कुछ चीज़ें। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक इस तरह की इक्वेशन जिसका डिग्री मतलब 2 है, दैट इज द हाईएस्ट पावर जो कि रेज कर रखा है। नाउ फॉर सम वैल्यू ऑफ x, ये इक्वेशन 0 आ जाएगी। तो ये जो सम वैल्यूज हैं दिस विल बी कॉल्ड एज रूट्स ऑफ इक्वेशन। और ये रूट्स क्या निकलते हैं? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है बेटा। ये जो क्वांटिटी है दिस इज कॉल्ड एज d या डिस्क्रिमिनेंट, आप इसको d लिख लीजिए। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो आपके 2 रूट्स होंगे और रियल होंगे, मतलब प्रॉब्लम या जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। अगर आपका d जस्ट 0 है तो सिंगल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका d लेस देन 0 है तो फिर जो आपके रूट्स हैं वो इमेजिनरी हो जाएंगे। नॉर्मली हमको जो इमेजिनरी रूट्स होंगे जब भी हमारे आंसर में आएंगे तो नॉर्मली वी हैव टू अवॉइड दोस रूट्स। देन 2 चीजें आपको याद रखनी है। सम ऑफ द रूट्स विल कम आउट टू बी -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट विल बी c/a। इसको आप याद रख लीजिएगा, ये आपके कई जगह पर काम आने वाला है, ठीक है ना। सम ऑफ द रूट्स इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज c/a। यहां पर अगर हम a कॉमन ले लेते हैं तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज x² प्लस b अपॉन ax, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन है, प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। इसको आप लिख सकते हैं a तो यहाँ जाके 0 हो जाएगा, x² माइनस b/ax प्लस c/a। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है ना। अब ये तो हो गया बेटा थ्योरेटिकल पार्ट।
हमारे साथ होता क्या है कि ज्यादातर बार हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, हम ये समझते ही नहीं कि इसको हम अप्लाई कैसे करें, ठीक है ना। तो अप्लाई का देखो बेटा एग्जांपल नंबर 1 आपको दिखाते हैं, ठीक है। जहां पर क्या होगा, एक बॉल को ऊपर फेंका तो ये किसी भी एक वाई पर 2 बार होगी T1 और T2 टाइम्स, ठीक है ना। अब आप देखो, अगर हमको ये पता चल जाए कि अ बॉल इज एट सेम पोजीशन at 2 times T1 and T2, ठीक हो क्या। तो अब देखो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। हमने यहां पे ओरिजिन लिया और ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर किया, और हमारी इक्वेशन हो जाएगी y फाइनल इक्वल्स टू y इनिशियल प्लस UYT प्लस हाफ AY T स्क्वायर, 0 Y U T G नीचे को तो माइनस हाफ GT स्क्वायर, और ये आपका आ जाता है GT स्क्वायर माइनस 2UT प्लस 2Y इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट वी हैव गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम, ठीक है ना। तो इसके जो सॉल्यूशंस हो जाएंगे T1 T2 यानी कि 2 टाइम का प्रोडक्ट हो जाएगा C अपॉन A, C इज 2Y अपॉन G एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट विल बी माइनस B दैट इज 2U अपॉन G। तो 2 चीजें आ गई। अब अगर हमको याद हो तो जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर से लेके नीचे तक आने का जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है वो भी कितना आता है 2U अपॉन G। इसका मतलब दोनों टाइम को ऐड कर देने पे आपको क्या मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। ऊपर जाने का टाइम T अप क्योंकि हाफ टाइम होता है तो वो हो जाएगा T1 प्लस T2 बाई 2, ठीक है। क्योंकि T अप U अपॉन G भी होता है तो यहां से आपने U निकाल लिया, G T अप जो कि हो गया G T1 प्लस T2 का हाफ, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछे कि एक बॉल इस टाइम और इस टाइम पे y पर है, y कितना, तो y यहां से निकल जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा हाफ G T1 T2, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखिए, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक थोड़ा सा आइडिया है कि हाँ इसके रूट्स का सम ये होता है, इसका प्रोडक्ट ये होता है, तो आप एक बहुत बड़े कैलकुलेशन से इजीली बच सकते हैं और फटाफट अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा बोर्ड के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में भी कभी कभी हमारे पास इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क का क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से लैडर मतलब ये नेटवर्क इन्फिनिटी तक जाएगा। मान लीजिए इस पूरे की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अगर लाखों ऐसे यूनिट हैं तो एक यूनिट के हटाने या लगाने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो हम एक यूनिट इसमें और ऐड कर देते हैं R इक्विवेलेंट में। तो अब हमारा कहना यह है कि एक यूनिट जोड़ने के बाद भी जो रिजल्ट है वो R इक्विवेलेंट ही रहना चाहिए, यानी कि इस पूरे की रेजिस्टेंस भी कितनी आनी चाहिए, R इक्विवेलेंट ही आनी चाहिए। R इक्विवेलेंट और R किस में है, पैरेलल में। तो ये सर्किट आपका बन जा रहा है R और R इक्विवेलेंट और R का पैरेलल, R इक्विवेलेंट R अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R, और ये R के साथ है सीरीज में। तो आपका R प्लस R इक्विवेलेंट R अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट फिर से कितना आना चाहिए, R इक्विवेलेंट। ये आपका आ गया R स्क्वायर प्लस R इक्विवेलेंट प्लस R इक्विवेलेंट बराबर R इक्विवेलेंट प्लस R इक्विवेलेंट स्क्वायर। ये इससे कट गया और आपका आ जाता है R इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस R इक्विवेलेंट माइनस R स्क्वायर बराबर 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो a स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म पर है, और आपका जो R इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4R स्क्वायर, a इज 1 अपॉन 2, ठीक है ना। माइनस वाला लेंगे नहीं क्योंकि अगर माइनस वाला ले लिया तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये क्वांटिटी R से बड़ी है ना, तो आप प्लस वाला आंसर ले लेंगे। तो R इक्विवेलेंट आ गया R प्लस अंडर रूट
5r² चाहे तो आप इसे लिख लीजिए r1 प्लस √5/2, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक सा नॉलेज अगर आपको रहेगा तो कई जगह पे आपके काम आ सकता है, ठीक है। देन एक और चीज का यूज काफी रहता है, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। अब ये एग्जैक्टली देखेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम इज 1 + xn इज 1 + nx + n(n - 1) फैक्टोरियल 2 × x² + n(n - 1) n-2 फैक्टोरियल 3x³ देखिए बिल्कुल एक पैटर्न है, 1 2 3 टर्म तो नीचे फैक्टोरियल 3 पावर 3, 1 2 2 टर्म तो 2 फैक्टर पावर 2, एक टर्म तो नीचे फैक्टोरियल 1 पावर 1, ठीक है ना। खैर अभी फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल 2 मतलब तब तक मल्टीप्लाई करते रहो नंबर्स को जब तक 1 आ जाए। फैक्टोरियल 2 इज 2 × 1, फैक्टोरियल 3 इज 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 4 is 4 × 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 7 is 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना। लेकिन हमको इन सब ज्यादा झमेलों में नहीं पड़ना है, हमको क्या करना है, इसका सबसे सिंपलेस्ट केस देखना होता है। अगर हमारा x 1 से बहुत छोटा होगा तो 1 + x की पावर n को आप क्या कर सकते हैं 1 + nx, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है, ऐसे कभी कभी फास्ट कैलकुलेशन में कहीं आपको इस तरह का कैलकुलेशन करने को आ गया 1/0.996, तो आपको डिवाइड नहीं करना है, इसको ऊपर ले जाके क्या लिख लेना है 996 को 1 - 0.004 पावर -1, तो 1 + n - 1 × 0.004, ठीक है ना। सॉरी 1 माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया 1.004, 1/1.04 होता तो 1 + 0.4 की पावर -1, तो 1 + -1 0.04 कितना हो गया 0.96। सिंपल रूल ये है, नीचे जो डेफिशिएंसी है, ठीक है ना, वो ऊपर एक्सेस बन गई। जैसे 1 से कितना डेफिशिएंट था 0.004, तो ऊपर जाके आंसर 0.004 एक्स्ट्रा हो गया, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना था 0.04, तो वही ऊपर जाके माइनस हो गया, ठीक है ना। इस तरह से मान लीजिए पावर होता 1/3, तो आप यहाँ पे 1/3 कर लेते कुछ भी। ग्रेविटेशन में हमने देखा कि h हाइट पे g की वैल्यू होती है g/1 + h/re², जिसको आप लिख सकते हैं g 1 + h/re की पावर -2। अब अगर छोटा मोटा h हो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 100 किलोमीटर, क्योंकि re कितना है, re इज 6400 किलोमीटर यानी 64 लाख मीटर। तो अगर आप 100 मीटर 200 मीटर 30 मीटर की बात कर रहे हैं तो दिस कैन बी यूज, तो वहां पे g की वैल्यू कितनी आ जाती है g 1 - 2h/re। तो ये अप्रोक्सीमेशन बहुत जगह पे हम यूज करते हैं। इवन आपने देखा होगा जो आपका थर्मल कंडक्शन रेडिएशन वाला चैप्टर है, जहाँ पे आप स्टीफन्स लॉ यूज करते हैं, तो वहां पे भी हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते थे, है कि नहीं। जहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से आता था 1 + ΔT/T की पावर 4 -1 आ गया मान लीजिए। अब यहाँ पे अगर ΔT आपको दे रहा है कि t से काफी कम है, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं 1 + ये आपका कितना हो जाएगा 4 ΔT/T -1, तो ये कट के कितना रह जाएगा 4 ΔT, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो आपके कैलकुलेशंस हैं वो काफी 4 ΔT/T, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आपके कैलकुलेशंस हैं वो काफी सिंपल हो जाते हैं, आपको पावर खोलने की जरूरत नहीं है। और रेडिएशन या थर्मल उसमें आप देखेंगे कि जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर केल्विन में लेंगे तो 300 केल्विन 400 केल्विन तक जाएगा। उसके कंपेरिजन में टी मुश्किल से 10 20 30 डिग्री होगा, तो वहां पे आप इस तरह के अप्रोक्सीमेशंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाइनोमियल वाले एक्सप्रेशंस आप ध्यान से देखा करिए। फिर कभी कभी यूज आता है बेटा अरिथमेटिक सीरीज। अब अरिथमेटिक सीरीज क्या है, आपके नंबर्स हैं और दो नंबर्स जो एडजेसेंट है उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, या 2 + 4 + 6 + 8, तो हर दो नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 2। nth टर्म कैसे दिया जाएगा a + n - 1d, जहाँ पे d होगा कॉमन डिफरेंस। हमको देखना होता है सीरीज का सम, सीरीज का सम होगा n/2 a + Rn, ये आपको याद रखना है क्योंकि Rn इज a + n - 1d, तो आप ये भी लिख सकते हैं n/2 2a + n - 1d। अब ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है, वहां पे डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा, वहां पे बार बार एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके अगला नंबर जनरेट होगा, यानी कि दो नंबर का जो रेशियो है वो सेम, जैसे 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना है 2, या 1 + 1/2 + 1/4, तो यहाँ पे आप रेशियो रखे 1/2 1/2 1/2, तो कॉमन फैक्टर कितना हो गया 1/2। आपको क्या याद रखना है, अगर आपकी जीपी इनफाइनाइट सीरीज की है तो जो आपकी सीरीज का सम होगा डेट विल बी a/1 - r, ठीक है ना। r इज लेस देन 1, जहां पे a होगा फर्स्ट टर्म और r होगा कॉमन फैक्टर।
और अगर r 1 से बड़ा है तो आपके सीरीज का सम होगा a अपॉन r माइनस 1, जहां पर a विल बी द फर्स्ट टर्म एंड r विल बी द कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम एक दो एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं जहां पे हमको अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक सीरीज का काम पड़ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमको मिल सकते हैं कि चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड q आर प्लेस्ड एट x इक्वल्स टू 1, 2, 4, 8 और इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज चल रही है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पता करना है ओरिजिन पर। तो ये आपका डायग्राम बन गया। E का एक्सप्रेशन हम लोग को पता है kq अपॉन एक्स स्क्वायर, v का एक्सप्रेशन हम लोग को पता है kq अपॉन r। तो अगर हम v निकालने की कोशिश करते हैं तो kq अपॉन 1, ठीक है ना, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ kq अपॉन 1 प्लस kq अपॉन 2 प्लस kq अपॉन 4 सो ऑन। kq कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 डॉट। अब देखिए क्या बन गया, gp बन गया। तो ये हो जाएगा a, अभी बताया था आपको जो gp का सम है डेट इज a अपॉन 1 माइनस r। तो a की जगह 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन फैक्टर कितना है 1/2, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 2kq, ठीक है ना। सो अगर यहीं पर आपके जो चार्जेस हैं मान लीजिए वो उल्टे होते, मतलब प्लस माइनस करके होते, तो आपका कैसे चलता इसको भी देख लेते हैं। मतलब ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे होता प्लस क्यू, यहाँ पे होता माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू। तो आपका आंसर हो जाता kq अपॉन 1 माइनस kq अपॉन 2, फिर प्लस kq अपॉन 4, फिर माइनस kq अपॉन 8। अब आप यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन फैक्टर हो जाता है -1/2। जैसे 1 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया -1/2, -1/2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा +1/4, फिर कितना आ जाएगा -1/8। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर इज इतना। तो आपका क्या हो जाता है kq अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस -1/2, और ये हो जाता है आपका 3/2, यानी कि 2kq/3, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केसेस आपके पास आ सकते हैं। आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना और ये समझना है कि कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट और सीरीज का सम याद रखिए a 1 माइनस r। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो kq 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बन जाता है 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64, इस तरह से। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपका कितना आ जाता है 1/4, है ना। 1/4 से मल्टीप्लाई करते चलिए, 1/4 इंटू 1/4 1/16, 1/16 इंटू 1/4 1/64। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा kq फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस 1/4। तो ये कितना हो जाएगा 3/4, 4 ऊपर चला गया तो 4kq अपॉन 3 इज द आंसर। और अगर यहीं पर ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस चार्ज हो जाते तो ये क्या हो जाता, आप देख सकते हैं, वैसे मैं कर दे रहा हूँ माइनस प्लस, तब आपका कॉमन फैक्टर कितना हो जाता -1/4, और उस केस में आपका आंसर हो जाता 1/1 माइनस 1/4, यानी कि 5/4। तो 4kq अपॉन 5 आपका आंसर हो जाता अगर ऑल्टरनेटिवली चार्ज आपके प्लस और माइनस होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे वेक्टर का एप्लीकेशन आ रहा है, कैसे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का एप्लीकेशन आ रहा है, क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन आपने देखा कि एप्लीकेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स काफी काम आएगी बेटा, ठीक है ना, और काफी यूजफुल पार्ट है मैथमेटिक्स का। तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम 2-3 चीजें और देखेंगे, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सो बी रेडी फॉर द लेक्चर ऑफ लॉगरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्री।